आज इंडिया 360 में 4 खबरें जिन पर रहेगी पूरे शो के दौरान एक स्पेशल नजर। जरा वो खबरें भी देख लें। 4 में से पहली खबर पर रहेगी नजर, वो है ट्रूडो अमेरिका में क्यों मायूसी लगी, ये पूरी खबर। इसके बाद यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 200 में भारतीय संस्थान क्यों नहीं, पिछली बार के मुकाबले इस बार संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन टॉप 200 में क्या हमसे हो रहा है भेदभाव, इसका करेंगे पूरा एनालिसिस, जानेंगे रैंकिंग की जरूरत आखिर है भी क्यों। तीसरी खबर, पेट्रोल डीजल पर गुड न्यूज आई है। आखिर क्या कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हेडलाइन से आपको पता चल गया होगा, लेकिन इसका संपूर्ण विश्लेषण भी करेंगे कि उनके कहने का आधार क्या है। और कावेरी पर कड़वाहट क्यों, ताजा विवाद, मौजूदा स्थिति और थोड़ा इतिहास में भी ले चलेंगे। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में तमाम वो खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। शुरुआत हम कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल को लेकर, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जिसे मंजूरी मिल चुकी है। यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। किसी भी विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसके लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। इस विधेयक को संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित कराया गया था। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब से बिहार तक कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं जिनके बाद यह सवाल उठने लाजमी है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी है। इस बार नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता ने कहा कि नीतीश अब पीएम बने, उनमें सारी योग्यताएं हैं। उधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल से जब पूछा गया कि क्या बिहार से पीएम होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर व्यक्ति यह महसूस करे कि वही पीएम है। उधर पंजाब में कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस पंजाब की भगवंत मान सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का दावा है कि खैरा की गिरफ्तारी के बदले की कार्रवाई नहीं है, यह सबूतों के आधार पर की गई गिरफ्तारी है। आपको बताएं कि कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को 8 साल पुराने ड्रग केस मामले में कल पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मणिपुर में रह रहकर चिंगारियां भड़क रही हैं। मणिपुर में लापता 2 छात्रों की हत्या को लेकर अब विरोध प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से जारी है। भीड़ ने इम्फाल में राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी घर पर हमला करने पहुंची। पुलिस ने भीड़ को घर के करीब 500 मीटर पहले ही रोक लिया। आंसू गैस के गोले दागे कर उन्हें जैसे तैसे खदेड़ा गया। फिलहाल सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इम्फाल वेस्ट जिले के टेरा में हजारों लोगों ने मृतक छात्र के घर के पास प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि छात्रों के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में त्योहार के सीजन से पहले होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी। साथ ही डीएम उत्पादन और भंडारण पर भी बैन लगा चुके हैं। आदेश में कहा गया है कि गुरुग्राम जिले में लाइसेंस धारक व्यापारियों को ही ग्रीन पटाखे बेचने की इजाजत होगी। यह प्रतिबंध 1 नवंबर से 31 जनवरी तक लागू रहेगा। इससे पहले दिल्ली में भी पटाखों को बैन किया जा चुका है। यहां ग्रीन पटाखों को भी मंजूरी नहीं मिली। हालांकि प्रदूषण के साए में बसी दिल्ली में अब हवा साफ हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि साल 2014 से साल 2023 के बीच में दिल्ली के प्रदूषण में 30% तक की गिरावट आई है। सीएम ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि साल 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा साल में 109 दिन होती थी, जो अब बढ़कर हो गई है 163 दिन। साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान भी जारी किया। इसके लिए 13 टीमों का गठन किया गया, जो दिल्ली की सबसे प्रदूषित हवा वाले 13 इलाकों पर नजर रखेगी। और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल दिख रहा है। यहां ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जंग शुरू हो गई है। इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी एंट्री हो गई है। इसमें लालू राज्यसभा सांसद मनोज झा के बचाव में आ गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिसको जितनी अकल है वो उतना ही तो बोलेगा। आनंद मोहन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अपनी अकल और शक्ल दोनों देखें। साथ ही लालू ने मनोज झा को एक विद्वान आदमी कहा। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो ने ठाकुर या राजपूत के विवाद पर कुछ नहीं बोला। कोटकपुरा पुलिस गोलीकांड मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी
सस्पेंडेड आईजी परमराज सिंह उमरांगल समेत 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें, गवाह को प्रभावित ना करें। बताएं कि 14 अक्टूबर 2015 को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों पर कोटकपुरा में पुलिस का क्रैकडाउन हुआ था। इसमें 60 के करीब प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दिल्ली के जवेरी में हुई 25 करोड़ की चोरी में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों को बिलासपुर पुलिस की टीम ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरफ्तार किया। इसमें से एक आरोपी का नाम लोकेश, दूसरे का नाम शिवा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 18 किलो ज्वेलरी और 12 करोड़ 50 लाख कैश बरामद किया। ये शातिर पहले भी कई बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पेट्रोल और डीजल पर गुड न्यूज आई है और अब इसी की बात करते हैं। करीब 1 महीने से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में चल रही तेजी के बाद घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल महंगा होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को खुश करने वाला बयान दिया है। पुरी ने कहा कि घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में त्योहारी सीजन से पहले आए पेट्रोलियम मंत्री के इस बयान को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। Prices being running around $96 a barrel for crude, there are under recoveries now, both for petrol and diesel. I always appeal to my OMC friends, so I'm hoping that prices will be reined in, and at the same time, we will be able to navigate past all this. और आइए अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी कर दी है। इसमें 108 देशों और रीजन के 1904 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया। दुनिया में टॉप 1 यूनिवर्सिटी में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बाजी मारी है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि हमारे रिकॉर्ड 91 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को इस बार लिस्ट में जगह मिली है। लेकिन मायूसी की बात यह है कि हम फिर टॉप 20 में शामिल नहीं हो पाए। आज कवर स्टोरी में विस्तार से समझेंगे रैंकिंग की इस अजीब सी कहानी को। लेकिन पहले आप देखिए कि रैंकिंग में ओवरऑल कौन कहां खड़ा है। पूरी दुनिया में भारत का टैलेंट अलग अलग क्षेत्रों में इस दुनिया का भविष्य संवार रहा है। ये टैलेंट भारत से ही पढ़ा है और दुनिया को नई राह दे रहा है। इसके बावजूद भारत का कोई विश्वविद्यालय या संस्थान दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में जगह नहीं बना पाता। इस हास्यास्पद स्थिति के कारण ही भारत की 6 IITs ने लंदन की टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका की तरफ से वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग का बहिष्कार किया हुआ है। ऐसा क्यों है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले जानिए कि इस बार रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालयों को कैसी रैंकिंग दी गई है। इस बार भारत के कुल 91 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में जगह मिली है, जबकि पिछले साल ये संख्या 75 ही थी। भारत से सबसे अच्छी रैंकिंग IIS बेंगलुरु को मिली और इसने साल 2017 के बाद पहली बार टॉप 250 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में जगह बनाई। लिस्ट में जगह बनाने वाली यूनिवर्सिटीज की संख्या के मामले में भारत का चौथा स्थान रहा, जबकि पिछले साल ये 6ठे पायदान पर था। रैंकिंग के मुताबिक भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 विश्वविद्यालयों में IISc बेंगलोर, अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, शिलोनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भरतियर विश्वविद्यालय, IIT गुवाहाटी शामिल हैं। इस बार टॉप 200 में किसी भारतीय संस्थान का नाम नहीं होना कई सवाल जरूर खड़े करता है, लेकिन भारत के लिए खुश होने के लिए कुल 1000 विश्वविद्यालयों और संस्थानों की लिस्ट में जगह भी है। भारत की ओर से इसमें 28 सरकारी विश्वविद्यालय, 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और बाकी 47 दूसरे संस्थान हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के अलावा अगर वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें
तो ऑक्सफोर्ड को पहला स्थान मिला है। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, येल यूनिवर्सिटी का नंबर आता है। अगर सिर्फ टॉप 100 की बात करें तो इसमें 36 यूनिवर्सिटीज के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है, 11 के साथ ब्रिटेन, 8 यूनिवर्सिटीज के साथ जर्मनी और 7 विश्वविद्यालयों के साथ चीन का नंबर आता है। बता दें कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कई इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें यूनिवर्सिटी पर परफॉर्मेंस, टीचिंग, रिसर्च, साइटेशंस, इंटरनेशनल आउटलुक एंड इंडस्ट्री इनकम के आधार पर तय किया जाता है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद इस बार इस रैंकिंग के लिए अप्लाई करने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थानों का आंकड़ा 1904 रहा, जो पिछली बार के 1799 के मुकाबले ज्यादा था। पार्टिसिपेशन के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा, जहां से 124 संस्थानों की ओर से दावेदारी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि हम टॉप 200 में आखिर क्यों नहीं है। हालांकि देश में ये बहस बहुत पुरानी है, इसके मिले जुले आंसर्स मिलते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो मेथोडोलॉजी है वही खराब है और वो हमारे अनुकूल नहीं है, जिसको आईआईटीज ने सवाल उठाया और इसीलिए आईआईटीज ने इसका बहिष्कार भी किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो क्वालिटी है इंस्टीट्यूशंस की, उस पर भी कई बार चिंताएं जाहिर की जाती हैं। तो दरअसल बात क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान वी राम गोपाल राव सर इस वक्त हमारे साथ हैं। ग्रुप वाइस चांसलर हैं बिट्स पिलानी के, जो पिलानी कैंपस है वहां पे। बहुत बहुत स्वागत है राव सर आपका हमारे शो पर। सर, आपका फर्स्ट एनालिसिस टॉप 200 में नहीं आने की वजहें क्या हैं सर? आई थिंक अगर आप टाइम्स हायर एजुकेशन का रैंकिंग्स देखेंगे ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, we were never in the top 200. No institution has ever figured in the top 200. हम क्यूएस में टॉप 200 में आते थे, एटलीस्ट 3 इंस्टीट्यूशंस इंडिया से, पर टाइम्स हायर एजुकेशन में कभी नहीं हुआ है। और टाइम्स हायर एजुकेशन का ये भी एक प्रॉब्लम था जिसके कारण हमने आईआईटी ने बॉयकॉट किए थे। आई वाज देयर इन आईआईटी दिल्ली एज द डायरेक्टर व्हेन वी टुक द डिसीजन टू बॉयकॉट द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स। उसमें वो ट्रांसपेरेंसी का बहुत प्रॉब्लम था। हाउ दे गिव देयर पॉइंट्स, हाउ दे रैंक द इंस्टीट्यूशंस, वी आस्क्ड देम, आप कौन से बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग्स दे रहे हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें बहुत सारा वेटेज परसेप्शन को लेके थे। वो परसेप्शन मीनिंग आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ डेटा से कुछ मतलब नहीं। वो लोग जाके रैंडमली लोगों से पूछेंगे, एक सर्वे फिलअप करने के लिए बोलेंगे, और वो सर्वे में जो इंस्टीट्यूशंस को टॉप किया जाता है रैंडमली, वो इंस्टीट्यूशंस को हायर रैंक में रखेंगे। सो हम बताया आप किससे पूछ रहे हैं, अगर आप सर्वे में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें इंडिया से कितने लोग हैं, दूसरा कंट्री से कितने लोग हैं, हाउ कैन वी ऐड पीपल, they were not willing to share any of that information. तो हम इसीलिए टाइम्स हायर एजुकेशन को पर्टिकुलरली बैन किए थे आईआईटी से। और तो मैं सर इस पे आऊंगा, और इस पे हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट भी है कि हमने क्यों उसको बैन किया, क्यों उसका बहिष्कार किया। बट लेट्स टॉक अबाउट क्यूएस ऑल्सो। क्यूएस में जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज टॉप 200 में थी, लेकिन हम देखते हैं कि पैरामीटर्स कुछ इस तरह से होते हैं। उसमें हमारा जो टॉप इंस्टीट्यूट है आज की डेट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसको पिछली बार जो है काफी नुकसान झेलना पड़ा। 225 पे आया, वो 155 पे था, वो खिसक गया। तो ये पैरामीटर्स सर ये किस तरह के होते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें। अगर आप एक इसमें रहता है इंटरनेशनल आउटलुक, आपके पास कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, इंटरनेशनल फैकल्टी है। अब ये जो भी टॉप इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशंस है, और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल फैकल्टी रिक्रूट करना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ही बताइए, अगर आईआईटी में हम इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे, फॉरेनर को लाके एडमिशन देना चालू करेंगे, तो इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उससे। क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट को एडमिट कर पा रहे, और हम वो स्टूडेंट को भी एडमिट नहीं करेंगे, हम बाहर से स्टूडेंट्स को लाएंगे, आई थिंक ये नहीं चलेगा। क्योंकि इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हाई क्वालिटी का है,
वो बहुत कम है, उसमें सीट्स भी बहुत कम है। सो हम पहले इंडियंस को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो वही एक रीजन है। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कम रहने से रैंक बहुत कम होता है। बहुत सारा वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 1/3 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, और उनके लिए ये रैंकिंग्स का बहुत फायदा होता है। एब्सोल्युटली सर। और फैकल्टी रिक्रूटमेंट में भी ना जॉब्स है इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट का जॉब्स है, और गवर्नमेंट का जॉब्स को फॉरेनर्स को देना, उधर भी बहुत सारा दिक्कतें आ रहे थे, तो वो भी एक रीजन है। और अब अगर इस बार का रैंकिंग्स देखिए आप, साइटेशन करके एक मेट्रिक है। साइटेशंस क्या होता है, आप पेपर्स लिखेंगे, कितने लोग वो पेपर्स को साइट कर रहे हैं, और उसमें आईआईएससी को कितना मार्क्स मिला इस बार, 100 में 33 मार्क्स मिला, 100 में जस्ट 33। और आईआईटी रोपर को कितना मार्क्स मिला, 78 मार्क्स मिला। अगर आप मानते हैं कि आईआईएससी का साइटेशंस आईआईटी रोपर का साइटेशन से कम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आईआईएससी एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। अगर क्यूएस रैंकिंग में आईआईएससी का 100 आउट ऑफ 100 मिलता है, और वही साइटेशंस में अगर वो टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन में आने से उनका 33 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं। अगर आप क्यूएस को ट्रस्ट करेंगे, टीएचयू को ट्रस्ट करेंगे, आप किसको ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल। और ये साइटेशन वाली आपने जो बात बोली, हम दर्शकों को बताएं कि बाकायदा इस पर प्रेजेंटेशन हुई थी, और ये टाइम्स हायर एजुकेशन इंडिया आए, आईआईटीज की आपत्ति के बाद उनके सामने प्रेजेंटेशन भी दिया। उसके बावजूद भारत के आईआईटीज ने हाँ नहीं बोला। उसके भी कारण बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप कि ये विवाद था क्या। ये 6 आईआईटीज, पहले तो 7 ही गुवाहाटी से बाहर आ गया, लेकिन इन्होंने मना क्यों किया इस रैंकिंग में शामिल होने से? इस रिपोर्ट को देख लीजिए। बायकॉट करने वालों में आईआईटी मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी और खड़गपुर शामिल थे। हालांकि बाद में आईआईटी गुवाहाटी ने रैंकिंग में फिर शामिल होने का फैसला किया। भारत के इन महत्वपूर्ण संस्थानों के बायकॉट से टीएचई को बड़ा झटका लगा। ये इतना बड़ा झटका था कि टीएचई की टीम को भारत आकर आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास में जाकर प्रेजेंटेशन देनी पड़ी। टीएचई की ओर से भारत की आपत्तियों के बाद रैंकिंग में कुछ तब्दीलियां भी करनी पड़ी। इसमें यूनिवर्सिटी के पब्लिश्ड वर्क का वेटेज भी शामिल था। पहले इसका वेटेज 30% था, जो बाद में घटाकर 15% कर दिया गया। इसके साथ ही टीएचई ने 3 नए क्राइटेरिया भी शामिल किए। ये थे टिपिकल रिसर्च स्ट्रेंथ, जिसका वेटेज 5% रखा गया। इसी तरह ब्रिलियंस इन रिसर्च और नेटवर्क इफेक्ट ऑफ साइटेशन को भी जगह दी गई। इसके बावजूद भारतीय आईआईटी ने रैंकिंग का बायकॉट जारी रखा। पारदर्शिता में कमी का ये आरोप सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के संस्थान उठाते रहे हैं, और अक्सर ऐसी रैंकिंग साइट्स पर गलत, अपर्याप्त या पक्षपाती मेथोडोलॉजी और यहाँ तक कि अमीर यूनिवर्सिटी से कमर्शियल साठगांठ के आरोप भी लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सर, ऐसा क्या हुआ था जब इन्होंने आपको प्रेजेंटेशन वगैरह दी और थोड़ा सा तब्दीलियां भी करी, उसके बावजूद ये पक्षपातपूर्ण क्यों लगा सर? अब जैसा मैं बता रहा था, अब आईआईएससी का साइटेशंस में दूसरा सेकंड जनरेशन आईआईटी से लेने से कंपेयर किया, थर्ड जनरेशन आईआईटी से भी कम रैंकिंग मिला। तो हम यही पूछ रहे थे कि ये कैसे आप पॉइंट्स दे रहे हैं साइटेशंस के ऊपर। उनका आर्गुमेंट ये था कि अगर उनका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक ये प्रॉब्लम था कि अगर आप एक पेपर लिखेंगे, उसमें 100 ऑथर्स है, 100 ऑथर्स का भी पेपर्स रहता है। ये कभी कभी पार्टिकल फिजिक्स में लिखते हैं वो लोग, 100 ऑथर्स, 200 ऑथर्स रहते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूशन से एक भी ऐसा पेपर है, और आपका इंस्टीट्यूशन से कोई भी एक फैकल्टी मेंबर वो 100 पेपर वाला 100 ऑथर्स का पेपर में एक ऑथर है, राइट? और उनका क्या होता है, बिकॉज नाउ देयर आर 100 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व, 100 फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व, दे ऑल साइट ईच अदर्स पेपर्स, and usually those papers which have so many authors receive a lot of citations. And but these citations we know are not really real citations, because when you have a paper where there are 200 institutions, they all cite each other's papers, and then those papers usually will have much higher citation index. And so we said, why are you counting those papers, whereas QS doesn't count those papers, Times Higher Education counts those papers. हम यही पूछा है कि आप उनका वेटेज थोड़ा कम कर लीजिए, but then they were not willing to listen. And also आप Times Higher Education में देखेंगे, सडनली एक साल में कोई इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा टॉप में। अगर एक बार आया था कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने आईएएससी से भी ऊपर आ गया। वॉलेटिलिटी बहुत है ये। यस सर, यस सर।
और नेक्स्ट ईयर में वही इंस्टीट्यूट गायब हो गया था। बिल्कुल। एक साल आप आईएएससी से बेटर रहेंगे, अगले साल वो गायब हो जाएंगे। ये सब दिक्कतें थे और हम लोग यही पॉइंट किया, आप आपका ट्रांसपेरेंसी बताइए, कैसे बिल्कुल। आप रैंकिंग्स दे रहे, कहाँ से ये डेटा ले रहे, और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा कि अगर 200 ऑथर वाला पेपर इज सिमिलर टू ए सिंगल ऑथर पेपर, आई थिंक दिस कैन नॉट बी सिमिलर। बट दैट इज व्हाट वी बेसिकली बट सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आप लोगों की तमाम आपत्तियों के बावजूद इस बार पार्टिसिपेशन बढ़ा है? ग्लोबल हम 6th रैंक पे थे पिछली बार पार्टिसिपेशन के मामले में, इस बार हम 4th पे आ गए, तो हमारे यहां से तो और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। which is good. I mean, I think ये मीडिया का भी प्रेशर है और एक तरफ गवर्नमेंट का, एक तरफ these are all private agencies. ये लोग कोई they are not doing you a favor by ranking you. They all have a huge weightage for perception, and you can actually approach the same ranking agency to improve your perception. On one hand, they rank you for these in these rankings. On the other hand, they charge money to improve your perception. Absolutely. एक बिजनेस मॉडल है इनमें। अगर हम लोग एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। यही है हमारी अगली रिपोर्ट, इसको देखिए, थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे। दुनिया में रैंकिंग की जरूरत आखिर है क्यों? क्या रैंकिंग एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज के बीच में कोई साठगांठ होता है? ये बहुत सारे सवाल हैं। जरा फटाफट से ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए कि रैंकिंग का कल्चर क्यों फल फूल रहा है। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उसमें एडमिशन लेने से पहले यह जरूर देखा जाता है कि उसकी रैंकिंग क्या है। रैंकिंग भी कई स्तरों पर होती है। स्थानीय रैंकिंग की तो गिनती ही नहीं है, जो कई संगठन और संस्थान जारी करते रहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रैंकिंग हर किसी की नजर में होती हैं, वो हैं यूएस न्यूज रैंकिंग्स, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स और द प्रिंसटन रिव्यू। लेकिन सवाल ये है कि ये रैंकिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों है? इस सवाल का जवाब दो स्तर पर आता है। पहला, यूनिवर्सिटी के स्तर पर, जो रैंकिंग एजेंसी की रेटिंग के आधार पर अपने फैसले लेती है। मसलन कुछ वक्त पहले पारदर्शिता का हवाला देते हुए येल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यूएस न्यूज वर्ल्ड रैंकिंग का बहिष्कार कर दिया। इसी तरह से भारत की 6 आईआईटीज ने इसी आरोप के साथ टाइम्स रैंकिंग का बहिष्कार कर दिया। लेकिन इन सवालों के बावजूद दुनिया भर के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रैंकिंग से उन्हें बेहतर यूनिवर्सिटी चुनने में मदद मिलती है। साथ ही बेहतर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद उन्हें जॉब मार्केट में प्रायोरिटी भी मिल जाएगी। जॉब मार्केट के अलावा कई देश टॉप रैंकिंग विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट्स को अपने यहाँ नौकरी, वीजा और नागरिकता देने में भी नियमों में बदलाव कर रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह की रैंकिंग्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मसलन जापान ने दुनिया के टॉप 100 संस्थानों से निकले बच्चों के लिए भविष्य में वीजा नियमों को ढील देने के लिए पॉलिसी बनाई है। इसी तरह से यूएई ने भी टॉप 100 संस्थानों से निकले बच्चों के लिए 10 साल के गोल्डन वीजा पॉलिसी का ऐलान किया है। इसी तरह से ब्रिटेन ने भी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स के लिए हाई पोटेंशियल वीजा पॉलिसी का ऐलान किया है। और यही वजह है कि रैंकिंग का चलन और तेजी से बढ़ रहा है। तमाम सवालों और पक्षपातों के आरोपों के बावजूद यूनिवर्सिटीज और संस्थान भी रैंकिंग के जाल से इसलिए बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि रैंकिंग के जरिए ग्लोबल रेपुटेशन और प्रेस्टीज की रेस में वो पीछे छूट जाएंगे और इससे उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। So, Rao sir, this is, I think, the darkened part of the story. But एक आम बच्चा क्या करे? रैंकिंग को देखे या कुछ और चीजें? थिंक रैंकिंग्स का ये प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि ये सब प्राइवेट एजेंसीज है और उनका बिजनेस मॉडल ये है कि उसमें जितना कम पारदर्शिता रहेंगे उसमें उनका बिजनेस इतना अच्छा चलेगा। अगर सब कुछ डाटा के ऊपर है तो वो लोग पैसा कहाँ पे कमा पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा ही। और इसमें अगर इफ यू आस्क मी, राइट, इफ आई हैव टू डिसाइड फॉर माय चाइल्ड व्हिच यूनिवर्सिटी टू चूज, I basically, because I am in this profession, I know which universities are good. I know which departments are good, which universities have good faculty. I think many of us know those sort of things, and we basically go with those sort of information that we have firsthand.
when it comes to admissions and all of that. I think our NIRF is very good. Our the Ministry of Education का ranking है वो NIRF, that is a Government of India ranking. And उसमें एक advantage ये है कि NIRF में हम जो भी डेटा मिनिस्ट्री को सबमिट करते हैं वो सब डेटा हम वेब पेज पे डिस्प्ले भी करते हैं. बट सर इंडिया की नैक रेटिंग्स को लेकर भी बड़ा वो रहता है, लोगों पे संशय रहता है. प्रॉब्लम नैक का प्रॉब्लम्स अलग है, लेकिन एनआईआरएफ का रैंकिंग देखेंगे वो अक्रेडिटेशन है, एनआईआरएफ रैंकिंग है. एनआईआरएफ में हम व्हाटएवर डेटा वी सबमिट वो सब हमको डिस्प्ले करना पड़ता है वेब पेज में. और इंटरनेशनल रैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं. I can submit any data to any of these international agencies and I don't have to tell anybody what data I have submitted. Right? तो उधर ही बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है. और एनआईआरएफ को अगर हम इंटरनेशनल बना देंगे, एनआईआरएफ जब मैं डायरेक्टर था तो एक सजेशन ये था कि लेट्स इंक्लूड 50 गुड इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड. Take 50 institutions in the world. Let us benchmark our institutions with those 50 institutions. Absolutely. Because you don't want to compete with any kind of an institution in any place. You want to compete with the 50 That's a fantastic suggestion, sir. मुझे लगता है कि ये वक्त आ भी चुका है अब. और अब मुझे लगता है कि ये पूरी चर्चा और शो देखने के बाद आपको जो रैंकिंग्स का मकड़जाल है वो समझ में आ गया होगा कि क्यों हम टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ पाते. कुछ रैंकिंग्स में, बाकी रैंकिंग्स में आते हैं, लेकिन उसमें भी जो जगह हमें मिलनी चाहिए संभवतः वो नहीं मिल पाती. तो इसीलिए इसके आगे पीछे की कहानी आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी था. थैंक यू सो मच वी राम गोपाल राव सर, आपने वक्त निकाला, बड़े महत्वपूर्ण इंसाइट्स दिए. थैंक यू सो मच सर. और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी. आज कर्नाटक बंद था. सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे का यह बंद बुलाया गया था और इसमें तमाम विपक्षी दल शामिल हुए. कन्नड़ समाज सेवी और किसानों के संगठनों ने मिलजुल कर इस बंद को अंजाम दिया. क्या हुआ आज दिन भर? अपडेट यह है कि 700 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इसमें गिरफ्तार किया गया. तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में कर्नाटक बंद रहा. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यातायात समेत कई सेवाएं प्रभावित हुईं. प्रदर्शन कर रहे कन्नड़ समाज सेवियों को बीजेपी और जेडीएस का भी समर्थन मिला. धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारी सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और पेट्रोल पंप से लेकर एयरपोर्ट तक जमकर हंगामा किया. कर्नाटक पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. बेंगलुरु में दुकानें, शॉपिंग मॉल, मूवी थिएटर्स, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहे, जबकि मेट्रो बस सर्विसेज चालू रहीं, लेकिन भीड़ नहीं के बराबर रही. दूसरी तरफ बेंगलुरु और मांडवा में प्रशासन ने स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी करवा दी. कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा. इधर सीएम सिद्धारमैया ने राज्य के डिप्टी सीएम और सिंचाई मंत्री डीके शिवकुमार के साथ मीटिंग की है. बैठक के बाद सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और कानूनी टीम से वो लगातार बात कर रहे हैं. उनकी सलाह के बाद ही वो ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है. अब ये समझ लीजिए कि ये विवाद प्रदर्शन में तब्दील क्यों हो गया. दरअसल इस बार पूरे देश में मानसून कुछ ही जिलों पर मेहरबान रहा. कर्नाटक में पहले ही बारिश कम हुई और इसी बीच 13 सितंबर को CWMA यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी करते हुए कह दिया कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी का 5000 क्यूसेक पानी देगा. ऐसे में कर्नाटक के किसान परेशान हो गए. किसान संगठन तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी नहीं देने के लिए कर्नाटक सरकार पर दबाव बनाने लगे. इन संगठनों को राजनीतिक दलों का सहयोग भी मिला, लेकिन चूंकि पानी छोड़ने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आया है, इसलिए राज्य सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती और यही वजह है कि टकराव की स्थिति बनी हुई है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए. अश्विनी दुबे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में. उनसे समझते हैं कि इसका समाधान अब निकले तो निकले कैसे. 150 से ज्यादा साल पुराना ये विवाद है अश्विनी जी. अब इसका समाधान तो एकदम से नहीं निकलेगा, लेकिन 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे संभवतः दोनों पक्ष इसमें सुलह का रास्ता अपनाएं, लेकिन अब ये नए सिरे से सिर उठा रहा है. अब आगे क्या? देखिए, बिल्कुल दीपक जी आपने सही कहा कि ये जो इंटर स्टेट का वाटर डिस्प्यूट है वो
देखिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश निश्चित तौर पर जो है उसके मुताबिक जो पानी छोड़ना चाहिए, उसके अलावा जो उन्होंने नियामक आयोग की बात कही वो बना दिया, और उसके बाद कहा कि ये केंद्र सरकार अपने तरह से इसको इंप्लीमेंट करे हमारे आदेश का। तो लगता तो ऐसा था कि इसका सेटलमेंट, इस डिस्प्यूट का, विवाद का निर्णय हो गया, और जो विभिन्न एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स जो नियामक आयोग बना है उसके हिसाब से ये समय समय पर निर्णय लेते रहेंगे। लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए वो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश जो है ट्रू लेटर और स्पिरिट में लागू नहीं हो रहा। देखिए, भारतीय राज्यों को जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण है उसको त्याग कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा अगर सही मामले में चाहते हैं कि एक ऐसे जो पानी का विवाद है, जो अंतरराज्यीय विवाद, उसका अगर समाधान हो। दूसरा, व्यवहार्य समाधान के लिए बेसिन स्तर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी समझिए कि अंतरराज्यीय नदी जल जो विवाद है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 में उसका प्रावधान किया गया है, और 262 सब क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा गया है कि इसके पुनर्विलोकन और न्यायिक मुकदमे की मतलब सुनवाई का अधिकार नहीं होगा, खासतौर से जब कोई डिसीजन हो जाता है। तो अब जो केंद्र और राज्य संबंधों पर प्रकाश डालने वाला भारत का संविधान है, वो संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने के लिए केंद्र सरकार अगर इस पर हस्तक्षेप करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 13 सितंबर से 27 सितंबर की अवधि को पानी देने के लिए जो कावेरी जल नियामक समिति का आदेश था उस पर सुनवाई करने से जो इनकार कर दिया, उसको देखते हुए ये निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इस विवाद का हल नहीं है। परंतु ये बात जानना पड़ेगा कि बट सर, जिस तरह से इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहा है, अब ये पीपल टू पीपल तो बहुत साल हो गए कि इसमें कुछ समाधान निकल पाएगा। एक कावेरी फैमिली बनाने की बात हमेशा आती है कि दोनों राज्यों के किसान जो हैं आपस में, बट पीपल टू पीपल ये मसला इतना आसान होता तो शायद कब का सुलझ जाता। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया होना चाहिए, बीजेपी कुछ और कहती है, कांग्रेस की सरकारें जब आती हैं तो कुछ और होता है। कांग्रेस ने तो इस बार भरपूर पानी देने का वादा ही किया हुआ था, और देखा जाए तो कर्नाटक में कम बारिश के बाद संकट पैदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका समाधान कैसे हो जब कोर्ट से नहीं निकल रहा, जब ट्रिब्यूनल से नहीं निकल रहा, जब पॉलिटिकल विल हम देख नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे निकलेगा? देखिए सर, तो सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि जो आदेश है अभी कावेरी जल नियामक समिति का, CWRC का, वो 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का जो अभी निर्देश दिया गया, उसका जब तक कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा कर्नाटक राज्य के द्वारा, तब तक इसका समाधान अभी निकलता नहीं है। और वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जुडिशियल ऑर्डर है, और जब जुडिशियल ऑर्डर है जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट ने बड़े सारे फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान रखते हुए कहा तभी होगा। और जो राज्यों का विवाद है, वो राज्यों का विवाद हमेशा आपसी सहमति से ही खत्म होगा। इसीलिए अगर आप याद करिए दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 का फैसला है, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की जिम्मेदारी निर्धारित की थी कि केंद्र इंश्योर करेगा कि ये जो 3 प्रदेशों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में जो सैकड़ों वर्ष पुराना जो विवाद चला आ रहा है, उसका निपटारा कैसे हो। और जो हम क्या मौजूदा परिस्थितियां ये अलाउ कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2 विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री बैठे और तीनों मिलकर कोई समाधान निकालें? बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर इस ऐसे समय पर जब ये विवाद जो है राज्यों के बीच का विवाद है, और सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से जो CWRC है उस पर CWRC के आदेश पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, तो ये राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्र शासित प्रदेश के भी जो मुख्यमंत्री, तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, और इसको सही मायने में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, और पानी जब समस्या, और ये आज नहीं आने वाले दिनों में चलता रहता है, ऐसे टकराव की स्थिति होती रहेगी, और अदालतें कितनी बार जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से ऐसे विवाद का निपटारा करती रहेंगी। तो इसके लिए निश्चित तौर पर बड़ा विजडम दिखाते हुए चीफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर से मिल करके और इसका जो है हल निकालना चाहिए। भाई, क्या कॉल सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा कहा था, क्योंकि कर्नाटक का हम देखते हैं सिद्धरमैया, DK शिव कुमार बाकायदा गए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले भी, समाधान नहीं निकला। तो क्या एक कॉल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से नहीं होनी चाहिए कि आइए हम बात करते हैं, जब केंद्र ने ही अंततोगत्वा हस्तक्षेप करना है इसमें? देखिए, सबसे पहले देखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन में जब खास तौर से देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला हो, तो उस फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट
प्रथम दृष्टया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है वो जिसके पक्ष में आदेश हो उसको नहीं, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर निश्चित तौर पर इस मामले में कर सकते हैं, खुद बुला सकते हैं, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो नदी है वो प्रविष्टि 17 में और स्टेट लिस्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना और नियामक आयोग बना, तो तमाम जो जुडिशियल ऑर्डर्स है, ऐसे जुडिशियल ऑर्डर्स में अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होने लगेगा तो आने वाले दिनों पंजाब और हरियाणा के बीच में भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। समय समय पर ऐसे डिस्प्यूट तो चलते रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि राज्य सरकारों को अपनी तरफ से पहल करने के लिए आना चाहिए कि भाई आप इस देश के प्रधानमंत्री, आप डिसाइड करिए, क्योंकि कोर्ट ने तो मना कर दिया उसमें इंटरफेरेंस करने से, और कोर्ट ने कहा भाई जो आदेश है CWRC का उसका पालन होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में बुला के और बीच का रास्ता निकले, बीच का रास्ता क्यों वह तभी निकलेगा जब इसमें आपसी सहमति से एक को थोड़ा कम एक को थोड़ा ज्यादा और यह बैलेंस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का वो होगा, तभी होगा। क्योंकि ये समस्या पहली बार थोड़ी है, ये समस्या 1924 से 1892 से बल्कि चली जाए, जब मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य था, तब से ये चला आ रहा है। बिल्कुल, ये 18वीं सदी का मसला है जो अभी 21वीं सदी में भी सॉल्व नहीं हो पाया है। कायदे से देखें तो देखिए मसला इसलिए बड़ा गंभीर है क्योंकि कावेरी जल जो है वो दोनों राज्यों के आम लोगों, दोनों राज्यों के किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए और उनकी जो लाइवलीहुड्स हैं, आजीविका के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए इसको हर नज़रिए से सॉल्व करने की ओर सबको आगे आना चाहिए। फिलहाल तो गतिरोध बना हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये गतिरोध जल्द से जल्द समाधान की ओर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी। मार्केट रेगुलेटर सेबी के सुझाव के बाद एमसीएक्स फिलहाल नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट नहीं होगा। पहले स्टॉक एक्सचेंजेस को एमसीएक्स ने जानकारी दी थी कि उसका नया वेब आधारित कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अब सेबी ने एमसीएक्स की योजना पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। पूरी खबर की डिटेल लेते हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। देखिए, पूरा मामला ये है कि एमसीएक्स को अपना जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करना था, और इसके लिए ये तय हो गया था कि अब 3 अक्टूबर से एमसीएक्स नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा, और आधिकारिक तौर पर एमसीएक्स ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया। ये खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने ब्रेक की थी और उस खबर पर मुहर भी लगी, आधिकारिक तौर पर एमसीएक्स ने ऐलान कर दिया। लेकिन आज एक बड़ा झटका एमसीएक्स को तब लगा जब सेबी ने कहा कि फिलहाल ये फैसला जो आपका 3 अक्टूबर से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने का, इसको टाल दीजिए। टालने के पीछे की वजह यह है कि चेन्नई के एक फोरम ने मद्रास हाईकोर्ट में कुछ याचिका दायर की है इस नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ, और बाकी चीज़ों को लेकर भी, मतलब बहुत सारे मामले इसमें हैं। तो उसके बाद सेबी ने ये कहा कि अब जो सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसकी मीटिंग होगी, और जो कंसर्न इस याचिका में उठाया गया है, जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर जांच होगी, और उसके बाद फिर ये तय होगा कि कब से नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होना है। और इसीलिए सेबी ने ये सुझाव दिया एमसीएक्स को कि फिलहाल 3 अक्टूबर से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाने का फैसला आप टाल दें जब तक कि ये पूरी बातचीत नहीं हो जाती। उसके बाद एमसीएक्स का ये जवाब आया है कि जो चिट्ठी आई है इस पूरे मामले को लेकर के, जो मुद्दे उठाए गए हैं उसका जवाब देगा एमसीएक्स, और जो एमसीएक्स सीसीएल है, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, ये इसका जवाब डिटेल तैयार कर रहे हैं, और ये डिटेल जानकारी 3 अक्टूबर को सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर जो खबर ये थी कि 3 अक्टूबर से लंबे समय के बाद नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एमसीएक्स जा रहा है, वो फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास हो रहा था। फिलहाल जो एमसीएक्स का टेक्नोलॉजी पार्टनर है वो है 63 मून, और 63 मून को कई बार एक्सटेंशन मिल चुका है। जब टीसीएस के साथ करार की जब बात हो रही थी, और एमसीएक्स ये चाहता था कि जब हम टीसीएस के प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो उनकी कॉस्टिंग कम होगी, और इसीलिए नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाने की बात हो रही थी, और लेकिन ये फिलहाल अब होता हुआ नहीं दिख रहा है जब तक कि ये पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है। 4 महीने का मॉनसून सीजन अब खत्म हो रहा है। अगस्त में मॉनसून की भारी कमी ने चिंताएं बढ़ा दी थी, लेकिन सितंबर की दमदार वापसी ने बड़ी राहत दी। क्या है मॉनसून का फाइनल रिपोर्ट कार्ड? मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल, हम आपको मानसून का फाइनल रिपोर्ट बता रहे हैं, और फाइनल रिपोर्ट ये है कि जो मानसून का डेफिसिट है, जो सितंबर की शुरुआत में बहुत ज़्यादा था, वो अब घट गया है, और घट के अब सामान्य के मुकाबले सिर्फ 6% कम बारिश रह गई है
जो सितंबर की शुरुआत में 11% कम बारिश थी उसमें रिकवरी आ गई है। तो मानसून को लेकर जो अगस्त के महीने में बड़ी चिंता सामने आई थी वो चिंता अब कम हो गई है और अब जो है डेफिसिट 6% है और मौसम विभाग का ये मानना है कि एक आध दिन का वक्त बचा है तो ये डेफिसिट और कम हो सकता है, तो मतलब मानसून में कुछ और सुधार हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि 4 महीने में जून से लेकर सितंबर तक के जो बारिश के आंकड़े हैं वो किस तरह से रहे हैं। तो जून में आप देखिए सामान्य के मुकाबले 10% कम बारिश हुई। जुलाई में मानसून में एक रिवाइवल हमने देखा और जुलाई में सामान्य के मुकाबले 13% ज़्यादा बारिश हुई। लेकिन अगस्त के महीने ने बड़ा झटका दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि अगस्त का महीना मानसून के लिए इतना ज़्यादा खराब रहेगा। अगस्त के महीने में 122 सालों में सबसे ख़राब मानसून रहा। ज़बरदस्त गिरावट आई मानसून में, बहुत कम बारिश हुई और इसने पूरी चिंता बढ़ा दी इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर की कि अब यहाँ से आगे क्या होगा। लेकिन सितंबर में जो अनुमान शुरुआत में IMD ने दिया था कि सितंबर में मानसून रिवाइव होगा, एग्जैक्टली वही हुआ और सितंबर में अब तक सामान्य के मुकाबले 14% ज़्यादा बारिश है और इस आंकड़ों ने जो अगस्त की चिंता थी उसको बहुत हद तक दूर कर दी। और कुल मिलाकर अगर देखें तो सितंबर में जो रिवाइव हुआ मानसून, जो मानसून ने रफ्तार पकड़ा, इससे खेती को लेकर, इकोनॉमी को लेकर चिंता बहुत हद तक कम हो गई। अब आपको बताते हैं कि देश के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश हुई है और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सामान्य के मुकाबले कम बारिश हुई है। तो आप देखिए कम बारिश वाले इलाके बिहार, झारखंड, केरल और नॉर्थ ईस्ट, इन इलाकों में पूरे सीजन में सामान्य से कम बारिश हुई है। पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में 18% कम बारिश हुई है सामान्य के मुकाबले। दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले 8% कम बारिश हुई है, लेकिन उत्तर पश्चिम के राज्यों में सामान्य के मुकाबले 1% ज़्यादा बारिश हुई है। तो ओवरऑल फाइनल रिपोर्ट मानसून को लेकर ये है कि जो अगस्त के महीने में बड़ी चिंता सामने आई थी वो चिंता अब दूर हो गई है। थोड़ी बहुत कमी बेशक रह जाए, लेकिन ओवरऑल आप मानसून को सामान्य मान सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर अगस्त महीने को छोड़ दिया जाए तो बाकी के महीनों में डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो बारिश का वितरण है कि अलग अलग इलाकों में ठीक से बारिश हुई कि नहीं, तो वो भी ठीक ठाक ही है। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत और कनाडा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कनाडा ने जो आरोप लगाए थे वो निराधार है। उन्होंने दोहराया कि कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए। कनाडा में राजनीतिक मजबूरी के चलते हिंसक और आतंकी तत्वों को जगह दी जा रही है। In the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. इधर वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन की दोस्ती की तस्वीरें और उनके बयान देख सुनकर कनाडा के खालिस्तान प्रेमी पीएम जस्टिन ट्रूडो निराश हो गए हैं। करीब 9 दिनों से पीएम मोदी के सबसे बड़े दूत और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं। इस बात की जानकारी कनाडा के खालिस्तानी प्रेमी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अच्छे से है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से अमेरिका के सामने साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी साजिश बर्दाश्त नहीं होगी, उससे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की उस उम्मीद को धक्का लगा जिस पर उन्हें भरोसा था कि अमेरिका कनाडा की ओर से भारत के सामने उनकी बात रखेगा। लेकिन आप इन कुछ तस्वीरों को देखिए। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों का एक साथ एक ही अंदाज में मीडिया के सामने आना, एक ही अंदाज में खड़ा होना और एक ही अंदाज में मीडिया के सामने दो टूक बोलकर वापस निकल जाना ट्रूडो को एहसास दिला दिया कि उनकी दाल अब नहीं गलने वाली। दरअसल ब्लिंकन और जयशंकर की मुलाकात और अंदाज ने साफ दिखा दिया कि दोनों की मुलाकात अमेरिका और भारत की दोस्ती के लिए है, ना कि ट्रूडो की खालिस्तानी प्रेम पर आंसू बहाने के लिए। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बदले हुए तेवर से जाहिर है कि भारत के सख्त रवैये से उन्हें अपना खालिस्तानी प्रेम को त्यागना होगा, वरना ये आज का भारत है जिसे देश के खिलाफ न सुनना पसंद है
ना ही किसी साजिश के खिलाफ चुप बैठना पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। बाजार में अक्टूबर सीरीज की आज शानदार शुरुआत हुई। चौतरफा खरीदारी से सभी सेक्टर्स में हरियाली रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 321 अंक उछलकर 65,828 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा बढ़कर 19,638 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 284 अंक बढ़कर 44,584 पर बंद हुआ। इसी के साथ इंडिया 360 में इतना ही। #ZINDIA360 याद रखें। अपने राय सुझाव जरूर भेजें। नमस्कार।